आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस को समझा था। ओके, तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक आउटकम होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। ओके, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पे एक हमारा आउटकम होगा। जब हम अपने प्रोसेस को काम करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। होप आपको क्लियर है? एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। अगर हमारा स्ट्रक्चर इफेक्टिवली हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे एंटरप्राइज या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दस द नीड फॉर एन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये फेल्ट बाय an enterprise whenever it grows in a size or complexity। ठीक है, जब हम देखते हैं तो एक एंटरप्राइज जहाँ होती है ग्रोथ, साइज या कॉम्प्लेक्सिटी में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज नॉट ओनली दोज एंटरप्राइज वी डू नॉट फोकस ऑन द ग्रोथ दैट कैन मेंटेन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज ओनली दोज एंटरप्राइज जो फोकस नहीं करती है ग्रोथ पे, वो मेंटेन कर सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपकी कोई ग्रोथ होगी कंपनी में तो ऑफ कोर्स सी बात है आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। ठीक है, अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है। ओके, तो आगे देखें। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये एक तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि सच stagnancy may prove to be detrimental to an enterprise as those companies we do not change with those close down or cease to grow। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कंपनी चेंज नहीं हो रही, स्टैग्नेंट है, ठीक है, उनको चेंज नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, वो क्लोज हो जाएंगी जल्दी एज कम्पेयर टू दोज जो ग्रोथ कर रही हैं। होप आपको क्लियर है ये पॉइंट? ओके, अगला पॉइंट देखें। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही है, कोऑर्डिनेशन एक तरह का बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखी हुई है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी भी है लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा, उसके साथ साथ काम करना है हम आपको। ठीक है, तो एक तरह का कोऑर्डिनेशन जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू फंक्शन। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे फंक्शन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इमरजेंसी न्यू फंक्शंस हो रहे हैं और इस वजह से क्या होता है कि डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल हिरार्कीज, और साथ ही साथ जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तो उसके स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे, हिरार्कियल पोजीशन भी चेंज होगी, और इस वजह से कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें तो वो एक तरह का बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, दस एन ऑर्गेनाइजेशन टू द फंक्शन स्मूथली एंड फेस इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये बिकम्स नेसेसरी फॉर सम टू पे अटेंशन टू इट स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि हमारे को फंक्शन को स्मूथली करना है तो साथ ही साथ हम फेस भी करते हैं क्या? एनवायरमेंटल चेंजेस, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं क्योंकि हमारे को पे करना होता है अटेंशन किसको? स्ट्रक्चर को। होप आपको क्लियर है? ओके, आगे देखें। पीटर डकर एम्फेसाइजेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक पीटर डकर कौन है? एक ऑथर है, उसने क्या कहा था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, किस पे कर रहा था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इनडिस्पेंसिबल मीन्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे उसने क्या कहा था कि वो इनडिस्पेंसिबल है, वो चेंज मतलब कि उसको चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। एंड रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। हम पीटर डकर ने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो इनडिस्पेंसिबल, पीटर डकर ने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो इनडिस्पेंसिबल होता है, मतलब कि हम चेंज नहीं कर सकते या अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही काम करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा तो वो सीरियसली इम्पेयर करेगा बिजनेस परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय। होप आपको क्लियर है पॉइंट? ओके, आगे पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे मैनेजर और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इसको हम एक तरह का नोट भी लिखेंगे। ठीक है,
क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, हमारे को समझ में आ गई। ठीक है, फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, मैनेजरल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होते हैं। मैनेजरल, ओके, मैनेजरल और ऑपरेटिंग टास्क जो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई। ओके, और साथ ही साथ वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, रिलेशनशिप। ये क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप फाइल कर रहे हैं। ठीक है, किसमें, बिटवीन पीपल और वर्क और रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप कर रहे हैं, किसमें, पीपल में, वर्क में और रिसोर्सेज में। होप आपको समझ में आ गया। और साथ ही साथ वो क्या अलाउ कर रही है, कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब कि क्या कहेंगे आप, एक तरह का सिमिलर वर्क। ठीक है, कोरिलेट करना। अगर आप फॉर एग्जांपल कोरिलेशन में अगर आप एग्जांपल समझे, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए ने काम दिया बी को, तो बी वही वाला जो काम ए ने उसको खत्म करके दिया है, तो बी किसको देगा, सी को। तो एक कोरिलेशन होता है, ये नहीं कि बी डी का काम दे दे। ठीक है, बी का ये नहीं कहेगा कि बी डी का काम दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन है, इट अलाउज कोरिलेशन सिमिलर जो उसको मिला है आगे से, एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन करा देती है, कहाँ पे, अमंग ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो अनेबल करती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, ताकि वो अकम्प्लिश करें अपने डिजायर्ड वर्क। ठीक है, ये अगर ए बी को दे रहा है, तो बी का काम है कि जो ए है वो उसका सीनियर है, ये सुपीरियर है, तो बी को सिर्फ ए को काम सी को दिखाना है। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट को उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज फॉर्मुलेट। ये नहीं कि ए का जो सुपीरियर है डी, उसका काम बी करे, नहीं ना, और उसी को आगे प्रोसीड करे। तो ये होता है कोरिलेशन। होप आपको समझ में आ गया। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसमें हमने शो कर रखा है, आगे हम देखेंगे। Okay, the span of management to a large extent gives shape to the organization structure. जो span of management होती है, अगर वो large होती है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी होगी, तो वो एक organization structure देती है। ठीक है, अब span of management क्या रेफर करती है, span of management refer to number of subordinate that will effectively manage by a superior। ठीक है, span management क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सुपीरियर्स हैं ये सारे। ठीक है, ये बहुत सारे पीपल हैं फॉर एग्जाम्पल, और सुपीरियर नहीं है, ये इस सबऑर्डिनेट है किसके, सुपीरियर के, और इसका सुपीरियर ये है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रेफर करती है कि इसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, और जो ये सुपीरियर है वो इन सबको मैनेज कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। ओके, तो आगे देख लेते हैं। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। तो ये एक तरह का ये डिटरमाइन कर रहा है कि लेवल क्या है मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि जो सुपीरियर है वो डिसाइड कर रहा है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं। अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो एसेंशियल होता है ताकि आपकी स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ बेटर कंट्रोल हो ओवर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो इंश्योर करता है कि आपकी स्मूथ फ्लो हो कम्युनिकेशन की, और साथ ही साथ एक बेटर कंट्रोल हो आपके ऑपरेशंस का, किस पे, बिजनेस ऑपरेशन एंटरप्राइज में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है क्या, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो साथ ही साथ एनेबल करता है किसको, एंटरप्राइज को, कि जो उनके फंक्शन है वो इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करे, साथ ही साथ बाय रेगुलेटिंग, साथ ही साथ वो रेगुलेट करे, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स भी। होप आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कहेंगे कि वो एक एनेबल करता है किसको, एंटरप्राइज फंक्शन को। ठीक है, वो एंटरप्राइज फंक्शन को एनेबल करता है। ठीक है, कैसे करता है, एक्ट एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट, कैसे, इंटीग्रेटेड यूनिट के तौर पे। ठीक है, जिसमें रेगुलेटिव भी होती है और कोऑर्डिनेशन भी होती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन भी होगा और रेगुलेशंस भी होगी। होप आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, एग्जांपल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल समिता ओपन हर ओन ट्रैवल एजेंसी। समिता एक बंदी है, ओके, एक लड़की है जिसने अपने ट्रैवल एजेंसी खोली। ठीक है, बहुत थोड़े से टाइम पहले। ओके, शी असाइंड अ वर्क टू हर 3 एम्प्लॉय।
ठीक है, उसने अपने वर्कर्स को, जो उसके 3 एम्प्लॉयज थे, उनको अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसने क्या कहा, नेहा यू आर द इंचार्ज ऑफ एयरप्लेन। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेन एंड बस रिजर्वेशन। नेहा यू आर द इंचार्ज ऑफ एयरप्लेन। ठीक है, नेहा को कहा कि वो इंचार्ज है एयरप्लेन की, ट्रेन की और बस रिजर्वेशन की। और करण को क्या कहा कि आप टेक केयर करोगे अकोमोडेशन और बुकिंग, और जो बुकिंग्स होंगी उसका ध्यान आपने रखना है। नेहा का क्या काम था, इंचार्ज थी वो एयरप्लेन, ट्रेन या बस रिजर्वेशन के, वो रिजर्वेशन कराती थी। और साथ ही साथ करण क्या कराता था, बुकिंग के अकोमोडेशन का ध्यान रखता था। ओके, आगे देखें हम साहिल। अब आगे है कि साहिल कौन है। ठीक है, साहिल विल कीप ट्रैक ऑफ ऑनलाइन क्वेरीज एंड क्रेडिट पेमेंट। I will regulate report from the 3 of you. Thus, in few sentences, an organization structure has been created specifying the lines and areas of responsibility. होप आपको क्लियर हो गया। ओके, एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो परफॉर्म करनी है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लासिफाई कर सकते हैं हम 2 कैटेगरीज में, फंक्शनल और डिविजनल। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो मैं बताती हूँ कि स्मिता एक लड़की थी। ठीक है, स्मिता एक लड़की थी जिसने ट्रैवल एजेंसी बनाई थी। ठीक है, उसने जो अपने काम थे उसको अलॉट कर दिया था या असाइन कर दिया था अपने 3 एम्प्लॉयज में। ठीक है, तो पहला कौन था इसमें, नेहा। सेकंड कौन था, करण। फिर आ जाता था साहिल। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या थे, एम्प्लॉयज थे। समझ में आ गया हमारे को। नेहा का क्या काम था कि वो इंचार्ज थी। ठीक है, नेहा का क्या काम था, वो इंचार्ज थी किसमें, बस, ट्रेन या एयर बुकिंग में या एयरप्लेन में। ठीक है, प्लेन के रिजर्वेशन के लिए। अब करण का क्या काम था कि वो अकोमोडेट करे जो रिजर्वेशन आई हैं। ठीक है, और साहिल का क्या काम था कि वो अपने ऑनलाइन क्वेरीज को ध्यान रखे और साथ ही साथ कार्ड पेमेंट्स करे। होप आपको समझ में आ गई। उसको क्या करनी थी, अकोमोडेशन जो टिकट्स की आ रही थी। ओके, आपने समझ लिया ये चीज़। ओके, अच्छा, और उसके बाद जब ये सारे काम कर लेंगे तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे, स्मिता को ही। ठीक है, स्मिता को ही वो रिकॉर्ड करेंगे जी, या रिपोर्ट करेंगे। तो ये एक तरह का क्या है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही पे लिखा हुआ है कि इन दिस फ्यू सेंटेंसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो क्रिएटेड हो गया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो भी स्पेसिफाई हो गई। ओके, तो उसके बाद हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, एक है फंक्शनल और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे या केस स्टडी देखेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है, जो है होंडा का। ओके, होंडा का एक केस स्टडी है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि होंडा ने अपने क्या स्ट्रक्चर करे थे ताकि ऑपरेशंस अच्छे से हों। तो ध्यान से पढ़ेंगे ये होंडा का केस स्टडी। ये आर्टिकल 21 फरवरी 2006 का है। ओके, तो कहाँ का है, टोक्यो जापान का। और हम किसके लिए बात कर रहे हैं केस स्टडी पे, होंडा पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। ओके, तो फरवरी 21, 2006 में होंडा मोटर कंपनी ने अपने अनाउंस करे क्या, प्लान्स, और इफेक्टिव कब से होंगे वो सारे प्लान्स, अप्रैल 1, 2006 है। ठीक है, तो टोक्यो जापान में होंडा ने अपने अनाउंस करे थे क्या, प्लान, और जो इफेक्टिव थे अप्रैल 1, 2006 से। केस स्टडी है तो आपको सिर्फ समझना है, तो अच्छे से सुनते रहें। ठीक है, ताकि वो लॉन्च कर सके क्या, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, उन्होंने अपने प्लान्स को अनाउंस किया था फरवरी 21, 2006 पे, और वो इफेक्टिव कब से थे, अप्रैल 1, 2006 से। और उन्होंने लॉन्च क्यों किया था, क्योंकि उनको अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना था। ठीक है, होंडा रिसर्च कंपनी लिमिटेड। ओके, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ होंडा। ठीक है, होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी जो होली सब्सिडरी कंपनी थी किसकी, होंडा की। ठीक है, और उनको एक सब्सिडरी कंपनी थी और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज की। समझ में आ गया। एक होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है जो सब्सिडरी है होंडा की, जिसका काम है रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज का। ठीक है, ड्यू टू द recent technological advancement or continued business expansion, the variety of complexity of technological component and the number of vehicle under the development of Honda research and development has increased dramatically. अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। जब हमने देखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है,
ठीक है, और साथ ही साथ बिजनेस एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो एक तरह का वैराइट कॉम्प्लिसिटी आने लग गई टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स में। और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ व्हीकल थे जो डेवलपमेंट हो रही थी होंडा रिसर्च और डेवलपमेंट में, उनकी डिमांड भी इंक्रीज होने लग गई। ओके, ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि न्यू स्ट्रक्चर विल बी लॉन्च बोथ इन रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, और साथ ही साथ जो नया स्ट्रक्चर है वो लॉन्च होगा बोथ द सिचुएशन में। ठीक है, अब बोथ द सिचुएशन कौन सी है, ध्यान से देखते रहे। पहली सिचुएशन है कि फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस इन फ्यूचर। ठीक है, साथ ही साथ उनकी क्या थी कि वो न्यू स्ट्रक्चर को दोनों ही सिचुएशंस में लॉन्च करें, पहले तो लॉन्चिंग में, और सेकंड अगर हमारे को एक्सपेंशन करना हो अपने फ्यूचर बिजनेस को। ठीक है, और सेकंड पॉइंट अब देखें, द न्यू स्ट्रक्चर विल एनेबल। अब न्यू स्ट्रक्चर क्या एनेबल करेगा कि एक ईच एसोसिएट डेमोन्स्ट्रेट करे हाई लेवल ऑफ इनिशिएटिव विद मोर क्लियर डेफिनेशन। तो इसका क्या मोटिव था कि जो नया स्ट्रक्चर है, एक नया स्ट्रक्चर, हर नया स्ट्रक्चर वो डेमोन्स्ट्रेट करे क्या, हाई लेवल ऑफ इनिशिएटिव, और वो भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से, और साथ ही साथ जो उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ। ठीक है, उनके नए स्ट्रक्चर का क्या था कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे हाई लेवल ऑफ इनिशिएटिव, वो भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से, और साथ ही साथ वो डिस्प्ले करे क्या, रोल्स और रेगुलेशन, और साथ ही साथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। मोर ओवर द न्यू स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू अचीव स्मूदर कम्युनिकेशन टू हेल्प एक्सेलरेशन डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नया स्ट्रक्चर था वो उसका क्या काम था कि वो अचीव करे कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो इनका यही मोटिव था कि जो हमारा न्यू स्ट्रक्चर है वो कम्युनिकेशन को एक्सीलरेट करे। ओके, एक्सीलरेट करेगा तो वो क्या होगा, हेल्प करेगा कि डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है वो भी स्मूथ होगी। ठीक है, ओके, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है कि की एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चर। होंडा के क्या की एलिमेंट्स थे कि उनके न्यू स्ट्रक्चर के। ओके, तो हमने सबसे पहले देखना है आउटलाइन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर, क्या न्यू आउटलाइन थे। ठीक है, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसको एक बार रीड करते रहेंगे। एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर में क्या थे, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर थे, ये सेंटर्स थे, उनको इंक्लूड कर सकते हैं हम। अलास्का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वैको R&D सेंटर, टोचिगी R&D सेंटर, और जो करंटली ऑर्गेनाइज बेस थे किस में, ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन में, वो भी रीऑर्गेनाइज हो। ठीक है, हमने जब देखा न्यू स्ट्रक्चर किस में थे, इन सारे सेंटर्स में, और क्या हो रहा है, ये एक तरह का रीऑर्गेनाइज हो रहा है किस में, 5 सेंटर में, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन और उनके फंक्शन के बिहाफ पे। ओके, ये भी क्लियर हो गया। आगे देखें, द नेम ऑफ द 5 सेंटर विल बी मोटरसाइकिल डेवलपमेंट सेंटर, ऑटोमोबाइल सेंटर, पावर प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, एरो इंजन डेवलपमेंट सेंटर, और बेसिक टेक्नोलॉजिकल सेंटर। जब हमने पढ़ा कि एग्जिस्टिंग जो थे वो उसको रीऑर्गेनाइज हो रहे थे उनके स्पेसिफिकेशन के, और साथ ही साथ उनके नाम भी दे रखे हैं बिलो। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि ई सेंटर विल हैव सेपरेट ऑफिसेज। हर एक सेंटर का अलग अलग ऑफिस होगा, किसके लिए, प्लानिंग के लिए, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, जो क्लियरली क्या डिफाइन करेंगी रोल्स को। होप आपको समझ में आ गया कि एक सेंटर के अपने सेपरेट ऑफिस थे जो प्लानिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए वो क्लियरली डिफाइन कर रहे थे रोल्स को। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी अथॉरिटी टू मेक ऑपरेशनल डिसीजन करेंटली हेल्ड बाय द ईच सेंटर। ठीक है, जो प्राइमरी अथॉरिटी थी जो मेक कर रहे थे क्या, ऑपरेशनल डिसीजन, जो करेंटली हेल्ड कर रहे थे ईच सेंटर में। ओके, जो करेंगे क्या, डेलीगेट करेंगे किसको, हेड ऑफिस को, विद ईच सेंटर टू अचीव ऑटोनॉमस ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, ताकि वो अचीव कर पाए क्या, ऑटोनॉमस ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को, किसके थ्रू, थ्रू ईच ऑफिस कैन मेक मोर डिसीजन, ताकि एक ऑफिस और डिसीजन ले पाए। ओके, तो आप यहाँ पे देखें एक फ्लो चार्ट दे रखा है। अब अ बोर्ड मेंबर इज इन चार्ज ऑफ डेवलपमेंट सेंटर, एक बोर्ड मेंबर है जो इंचार्ज है डेवलपमेंट सेंटर का, बोर्ड मेंबर ऑफ होंडा रिसर्च। उसके बीच में कितने हैं, हेड्स हैं। ठीक है, सेपरेट हेड दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला हेड क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, डेवलपिंग रोड मैप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो प्लान क्या कर रहा है कि क्या रोड मैप्स होने चाहिए टेक्नोलॉजीज के लिए, क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए। ओके, अगर एक हेड देखें दूसरा, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या काम होता है कि वो
कि जितने भी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनके जनरल अफेयर्स हैं, एचआर हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, उनको ध्यान में रखें। ओके। हेड है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि एक कंपोनेंट है जो प्रोडक्ट का, जैसे कि इंजन है या चेसिस है, ठीक है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो इस पे ध्यान देगा। हेड है, एक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस में करेगा कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सके। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ में आ गया, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। ओके। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि अ फ्लैट आर लेस लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एम्प्लॉय करते हैं इंश्योर स्मूथ फ्लो एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसमें, बिटवीन हेड ऑफिस और ईच एसोसिएट में। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम फ्लैट और लेस लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो वो एक तरह का स्मूथ करेगी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगी किसमें, हेड ऑफिस में और ईच एसोसिएट में। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमारे को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ईच प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट सेंटर वो फर्दर सेपरेट कर देती है होंडा ब्रांड को और एक्यूरा ब्रांड को। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन हुआ ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट सेंटर में, उन्होंने सेपरेट कर दिया होंडा ब्रांड को और एक्यूरा ब्रांड को। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके। आगे देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर चेंजेस इज अ पार्ट ऑफ होंडा कंटिन्यूस एफर्ट। जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था होंडा में, वो कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से हो रहा था और उनका कोर कैरेक्टरिस्टिक ये था कि होंडा एक यूनिक बन जाए। ठीक है। और उसका पर्पस जो था वो कंटिन्यू था कि वो क्रिएट करे एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट जो यूनिक थे होंडा के लिए, और साथ ही साथ वो टर्न कर रहे थे कि होंडा को कि कंटिन्यू कंपनी दैट सोसाइटी वांट टू एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्ट्रक्चरल चेंज था, ठीक है, इसमें क्या मतलब है कि जो स्ट्रक्चर चेंज था ना, ओके, जो स्ट्रक्चर चेंज था किसका, होंडा का वो स्ट्रेंथन हो सके। क्या हो सके, जैसे लिखा हुआ है स्ट्रेंथन हो सके, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे होंडा को वो यूनिक बनाए। साथ ही साथ जो पर्पस था कि क्रिएटिव एडवांस एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज भी हो सके, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट थे वो होंडा के वो यूनिक हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो टर्न करेंगे होंडा को कि कंपनी में सोसाइटी बने जो सोसाइटी वांट टू एग्जिस्ट। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ये सोर्स दे रखा है कि कहाँ से हमने इस केस स्टडी को पढ़ना था। ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये केस स्टडी आपको समझने में हेल्प करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।